ठीक है, मैं भेज तुम्हारे लिए किया था, रियल बता रहा हूँ। तुम नहीं आए हो करके उसको ना कल ही से स्टार्ट करना शुरू करना जी, अजय नहीं आया कर दिया रहता हूँ करके। हाँ चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पहले क्लास में देखे थे शब्दों का वर्गीकरण, देखे थे, है ना भाई, शब्दों का वर्गीकरण। इस शब्दों के वर्गीकरण में हम लोग पूरा पढ़ लिए थे शब्दों का कैसे वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद शब्दों के वर्गीकरण के बाद हमारे हिंदी भाषा में हम लोग वर्णमाला प्रारंभ किए थे, वर्णमाला, है ना भाई, वर्णमाला। इसी वर्णमाला को स्टार्ट करके हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। चलो थोड़ी देर हम लोग रिवाइज करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्णमाला में हम लोग सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर एक छोटे से बच्चे के पैदा होने से स्टार्टिंग होता है हमारा ध्वनि, उसी प्रकार से इसको समझते गए थे। अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से सबसे पहले एक ही चीज निकलती है, क्या जी, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। और ध्वनि को यदि हम लिखित रूप में लिखे, ये तो ध्वनि कोई समझेगा नहीं, आवाज निकालेगा तो सा निकालेगा, कौन समझेगा उसको। तो इसी ध्वनि को यदि हम लोग लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अर्थात ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और वर्ण का कथित या उच्चारित रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। लिखने वालों को बोलेंगे या कहेंगे या उच्चारित करेंगे तो क्या कहलाएगा, ध्वनि। और आवाज को जब हम लोग लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ण। क्लियर है ये। फिर इस वर्ण के समूह से, पद से अक्षर बनेगा, अक्षर बनेगा। ठीक है, ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन अर्थ सबका अलग अलग है ना। फिर अक्षर के समूह से क्या बनेगा, पद बनेगा, जिसको हम लोग पद को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और पद बनेगा मतलब समझ जाना, वह अर्थ देगा। अगर वो अर्थ नहीं दिया मतलब वह शब्द नहीं है, पद नहीं है। जैसे कि मैं बोल दिया जल, जल को 2 भाग करो, ज प्लस ला, तो ज कुछ अर्थ दे रहा है, वो शब्द नहीं है। दोनों को जोड़ो, जल, जल एक शब्द बन गया, अर्थ दे रहा है, अर्थात वह शाब्दिक अर्थ है ना भाई। तो ये शब्द, फिर एक शब्द दे रहा है, फिर एक शब्द के बाद और 2 शब्द बनेगा, शब्दों के समूह से बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पद बंद हो जाएगा या उपबंध हो जाएगा। ठीक है, ये उपबंध हो जाएगा। ठीक है, उपबंध के बाद उपबंध के समूह से बनेगा आप लोग का ये उपवाक्य, उपवाक्य के समूह से और वाक्य के समूह से भाषा। और कौन से भाषा पढ़ेंगे, हिंदी भाषा। देखो, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, ध्वनि। ध्वनि को यदि हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, वर्ण। वर्ण को यदि वर्ण और वर्ण के समूह को मिलाते जाएंगे तो शब्द बनते जाएगा, अक्षर बनते जाएगा, है ना भाई। जैसे कि फिर अक्षर और अक्षर को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, पद बनेगा। जैसे कि यह एक हमारा अक्षर है, यह हमारा एक अक्षर है ये। ठीक है, जैसे कि यह एक हमारा क्या है, वर्ण है ना भाई, ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है। लेकिन वर्णमाला नहीं बोल सकते। वर्णमाला तब बोलोगे जब इसको व्यवस्थित क्रम में, इसके समुदाय को एक समूहों में लिखेंगे व्यवस्थित क्रम में, तब यह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, है ना भाई। तो जिसमें हम लोग देखेंगे इसको, मान के चलो ये आप लोग का हो जाएगा वर्ण, है ना। अक्षर बना देंगे तो 2 ठन को मिला दूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि ये सब हमारा क्या वर्ण है। फिर फ और ल को मिला दूंगा तो देखो ये क्या बन गया जी, हमारा अक्षर को अक्षर भी बन गया और फल भी बन गया। ठीक है, दोनों को बोलेंगे तो फल है, तोड़ देंगे ना, दोनों को तोड़ देंगे तो वर्ण है। ठीक है, ये दोनों को अक्षर भी बोलेंगे और शब्द भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूं, मान के चलो फा र सामा बड़ी का मात्रा सी, ये हमारा एक शब्द है। क्या है जी, ये शब्द है। ठीक है, एक शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है, फारसी। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कितना शब्द, तो एक शब्द।
पूछा जाएगा इसमें कितने अक्षर, 1 2 3, 3 अक्षर। वर्ण नहीं है, सी हमारा वर्ण नहीं है, स प्लस ई से मिलकर वो सी बना है। तो इसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। अब वर्ण इसमें कितना है करके पूछ देगा तो ये देखते हैं। ये फ है, ठीक है, फ है पहला। फ में क्या लगा है जी, आम के आ, फा। फिर र प्लस अ। फिर स में कौन सा मात्रा, बड़ी के मात्रा। कितने वर्ण है बताओ अब, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण है। कोई भी शब्द को तोड़ लोगे, है ना भाई, जैसे कि हाँ बिना, हाँ अभी नहीं पढ़ा है ना वो, जब जैसे बिना स्वर वर्ण के कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता, सारे व्यंजन। ये तो भी कल पढ़ लिए थे उतना को, अभी फिर करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा, अब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, अब वर्णमाला को समझेंगे यहाँ पर। तो वर्णमाला को समझते चलना, जैसे कि हमारा मान के चलो वर्णमाला हमारा एक चैप्टर है। इस वर्णमाला में सबसे पहले समझ लेते हैं परिभाषा, सबसे पहले समझ लेते हैं परिभाषा, ठीक है, कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम एवं समुदाय एवं समूहों को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। सब स्ट्रोंग रहना, दिमाग से बता रहा हूं, आलसी मत बनना, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समुदाय या समूहों को क्या कहा जाता है जी, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है, वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम, अब तो मैं र लिख दिया, स लिख दिया, क लिख दिया, प लिख दिया, सब व्यवस्थित है क्या, नहीं। वर्ण जरूर है लेकिन माला नहीं है। हम फूल को इधर उधर गुच्छा फेंके रहते हैं, जब तक उसको व्यवस्थित क्रम से माला में नहीं जमाओगे तो माला बनेगा क्या। उसी प्रकार इसको हम लोग वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तब क्या बनेगा, वर्णमाला बनेगा। जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक माला है, माला को हमारा हमें सबको पता है कि हमारा हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो कितना वर्ण होता है जी, 52 वर्ण होता है। तो 52 वर्ण तब होता है जब उसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे अ, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये सब हमारा किस में लगा हुआ है, व्यवस्थित क्रम में, है ना भाई। फिर शुरू हो जाएगा हमारा क, ख, ग, ये सब लगा हुआ है पूरा सर्कल में एक व्यवस्थित क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम में लगा हुआ इसीलिए क्या कहलाएगा हमारा, ये वर्णमाला कहलाएगा, ठीक है। वर्णमाला में कितना वर्ण है, 52। वर्णमाला में कितना वर्ण है जी, 52। उस 52 वर्णों को आप लोग को लिखना पड़ेगा, अ से लेकर स्र तक। अ से स्र तक में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। इतना को आप लोग को लिखना पड़ेगा। नोट्स में लिखना, मैं यहाँ पर आप लोग को बस समझा रहा हूँ तो नहीं लिखा हूँ, नोट्स प्रॉपर बनाना है, नोट्स से ही आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। ये हो गया, तो समझ में आया वर्णमाला का परिभाषा। वर्णमाला के परिभाषा में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, भाषा के सबसे छोटी इकाई से बनना शुरू होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं करके पूछा जाता है, ठीक है जी। सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करेंगे, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है जी, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर ध्वनि ना रहे तो, वर्ण ना रहे तो, और तीनों ना रहे तो, ये नहीं रहे तो, ये नहीं रहे तो, ये पद को पूछा था। ये 2018-19 पहली बार 2-3 साल बाद जब सीजी टेट हुआ था, देखना उठा क्वेश्चन यही से पूछा था पद को, ठीक है।
ये तो सबसे ये चारों ऑप्शन में दिया था, ठीक है। सब उप वाक्य को मारते थे, उपबंध को मारते, उप मतलब छोटा है करके, पद बड़ा होगा करके, ठीक है। लेकिन ये उपबंध आप लोग को भी लग रहा है बड़ा होगा, लगे मतलब छोटा हो करके। तो देखो इसमें बच्चा बोलेगा ध्वनि में, पैदा हुआ तो रोना शुरू, ध्वनि निकला। उसको समझे लिखे वर्ण, उसको और समझने के लिए अक्षर, अक्षर के समूह से वो बोलेगा पापा मामा, बोल दिया। फिर बोलने के बाद वो उपबंध बनाएगा, पापा खाना, तो वो खाना फेंकने के लिए मांग रहा है कि खूंदने के लिए कि खाने के लिए, पता चल रहा है क्या? नहीं। पापा गाड़ी, वो गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी खेलने के लिए क्या मांग रहा है, कुछ पता चल रहा है? मतलब उपबंध है, पूरा अर्थ वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। फिर बोलेगा उपबंध के समूह से उपवाक्य, पापा खाना तेल। अब खाना में तेल डालना है उसको कि तेल में खाना डालना है, किसके लिए मांग रहा है कुछ पता नहीं, बोल देगा पापा खाना मुझे। तो खाना तो वो मांग रहा है मुझे दो करके, तो खाने के लिए मांग रहा है क्या, कुछ नहीं पता, मतलब पूरा उपवाक्य बन गया। लेकिन फिर बोलेगा पापा मुझे भूख लगी है खाना दो, क्या बन गया? वाक्य बन गया। वाक्य बन गया तो कुछ भाषा में बोला होगा, अगर अमेरिकन है तो इंग्लिश में बोलेगा पापा प्लीज गिव मी फूड, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ मुझे खाना दो। अगर वो मान के चलो छत्तीसगढ़ी में बोलेगा तो पापा बाबू मोला भूखन लगा तो देना खाए बकच्छू। अगर वो बोलेगा हिंदी में तो पापा मुझे कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लग रही है ना। डिपेंड करता है कौन से भाषा, तो अपन तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है। नहीं रहे तो वर्ण, क्लियर है, याद रखना इस बात को, है ना। जिसके इसका परिभाषा में हम लोग देखें, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समुदाय समूहों को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है ना भाई। अगर बात करेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम कर दिए, वर्णमाला कहला गया। हिंदी में कितना वर्ण? 52। कहां से कहां तक? अ से स्र तक। इतना क्लियर था, ठीक। अब ये हमारा वर्ण भी आया है, इसमें ध्वनि भी आया है, अक्षर भी आया है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और पूछा जाता है भाई, उस लाइन को भी जान लो। जैसे कि पूछा जाता है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी के ऑप्शन में आप लोग को पूछ देगा, जैसे कि पूछ दिया वर्ण, पद, उपबंध, वाक्य, तो बताओ जी इसमें क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा ना, वर्ण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक। ध्वनि लिखता तो ध्वनि आ जाता, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। ये ले लिए हो ना, इसको लिए हो नहीं लिए हो? लो आप लोग देख लेना, लिए रहो चाहे मत लिए रहो, लो ठीक है, बाद में ले लेना, है ना। चलो 13 आते हैं, सॉरी 13 बोलता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसमें, जैसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप किसे कहते हैं? तो बताएं, अभी बताओ। हाँ, लिखित रूप क्या है जी? वर्ण, ठीक है। वो बच्चा रो रहा है पे करके, वो स से निकल रहा है कि क से निकल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो अ करके रो रहा है तो अ से शुरू हो रहा है, वो प करके रो रहा है तो प से शुरू हो रहा है, तो सब क्या है हमारा, लिखेंगे तो वर्ण है ना भाई। अब फिर इसी को, ये वर्ण तो बन गया है, अब इस वर्ण को पढ़ेगा तो वो तो ध्वनि निकाल रहा है, ठीक है। तो वर्ण का अगर वो उच्चारित करेगा, उच्चारित रूप, वर्ण का उच्चारित या कथित रूप, कथित मतलब कहना, तो क्या कहलाएगा? ये ध्वनि कहलाएगा, ठीक है जी। तो वर्ण का उच्चारित या कथित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, लिपि क्या है करके, ठीक है। तो अक्षर में लिखने के लिए जो चिन्ह रूप से हम लोग लिखते हैं वही हमारा लिपि होता है, जिसको हमारे भारत देश में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है, ठीक है। सबके लिए अपना अपना अलग लिपि होती है। देवनागरी लिपि भारत, गुरुमुखी पंजाब, रोमन लिपि अंग्रेज, सबका अपना अपना लिपि है ना भाई, याद रखना। तो ये हमारा थोड़ा सा समझ था। अब यहाँ पर हम लोग सीखे, वर्ण को सीखे, है ना, अक्षर को सीखे। अब इस वर्ण और अक्षर को देखा तो एक है, इसके समुच्चय बन रहे, इसके समुच्चय बन रहे, है ना भाई। तो अब ये वर्ण को हम लोग इसको बांटेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसको बांटेंगे, अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ण और अक्षर को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बांटेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से इसको बांटेंगे तो वर्ण और अक्षर को हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण भी कह सकते हैं, व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं।
लेकिन हमें समझ के पढ़ना है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से 3 भाग में कर सकते हैं। ठीक है, एक कर सकते हैं जी स्वर वर्ण, एक कर सकते हैं व्यंजन वर्ण, और एक कर सकते हैं हम लोग अयोगवाह। अयोगवाह, ये अयोगवाह। पानी में बहा तो प्रवाह, अनार के आम के आज साथ बहा तो अयोगवाह। समझ रहे हो? हाँ, तो याद रखना ये स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। अब ये स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, अयोगवाह आप लोग को सबको पता है। हाँ, जो जो बोलो, ऐसा वर्ण जो हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सके, उच्चारण कर सके, आराम से, सिंपल से, मन से, धीरे से जो उच्चारण कर सकते सरल शब्दों में, वो क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। उसको हम व्यवस्थित क्रम में अगर बोलेंगे तो ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है या स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वतंत्र रूप से एकदम, है ना भाई, अ आ ई उ, एकदम सिंपल, है ना भाई। तो इसको परिभाषा में हम लोग लिखेंगे स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, है ना भाई, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला। तो याद रखना, अरे यार, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाला या बोला जाने वाला लिख सकते हो। उच्चारण किए जाने वाले वर्ण, किए जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है जी, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ में आई इतना? स्वर वर्ण कहलाता है जिसकी संख्या सामान्यतः, जिसकी संख्या सामान्यतः या परंपरागत रूप से, जिसकी संख्या, ठीक है जी, जिसकी कुल संख्या लिख सकते हो, जिसकी कुल संख्या, जिसकी कुल संख्या सामान्यतः परंपरागत रूप से कितना बताया गया हिंदी वर्णमाला में, 13 बताया गया है ना। वो 13 क्या क्या है जी हमारा, अ, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए या ऋषिकेरी कर सकते हो, ए, ऋषिकेरी, है ना, ओ, औ, ठीक है, अंग और आहा। इतना 13 हमारा क्या बताया गया है, ये परंपरागत रूप से बताया गया है। क्लियर है? इतना इतना बताया गया है। याद रखना, छोटे से बच्चा समझ के पढ़ना। हम लोग में मैच्योरिटी है, होशियार करके मत पढ़ना, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे। छोटे बच्चे समझ के पढ़ना इसको, तब याद रहेगा सारी चीज, तब नौकरी लगेगा। नहीं तो मैं होशियार हूँ, मेरा लगेगा, वो कैसे थोड़ा लगेगा। हाँ, बच्चे बन के पढ़ो। हाँ, करेक्ट जगह, करेक्ट जगह नहीं नहीं, हाँ, अंत में भी लगा सकते हो, कोई लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, कोई ये ई के बाद लगा देते हैं, री का कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है इसका। ठीक है, ये ना विसर्ग के साथ आने वाला एक छोटा सा अक्षर है, वर्ण है। ठीक है, चलो, तो याद रखना ये हमारा आप लोगों का 13, ये किसके आधार पर जी, सामान्यतः परंपरागत रूप से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इसी स्वर वर्ण में समझना है, इसी स्वर वर्ण में ये हमारा परंपरागत रूप से हो गया। फिर सामान्यतः आप लोग का पूछा जाता है हमारा, जैसे कि पटवारी पटवारी पूछा है आप लोग का, हॉस्टल वार्डन पुराने 2016 वाले में पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, इसी को मुख्य रूप से बोलो या उच्चारण के आधार पर बोलो या आप लोग का मानक रूप से बोलो, है ना भी, मानक आधार पर। तो ये आधार पर हमारा कितना होता है, तो ये होता है 11। ठीक है, या पूछेगा कि हमारे स्वर वर्णों की संख्या, केवल पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12, 13, तब लगाना 11। वो ना परंपरागत बोला है, ना वो इधर अर्थ बोला है, सीधा वो बोला है मुख्य रूप से। उसका मतलब है मुख्य, उसका मतलब उच्चारण, उसका मतलब है मानक, जिसको हम मानते हैं उसी को तो पूछेगा वो। अगर वो परंपरागत को पूछता तो सीधा लिखता, वो मुख्य जो हम लोग सब पढ़ते हैं उसको पूछ रहे हैं, इसीलिए वो सिंपल भाषा में पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है करके, तो लगाना 11। लेकिन किसी
रेलवे का दोगे या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का दोगे तो चुपचाप लगाना, कुछ भी आ जाए 13। सेंट्रल गवर्नमेंट दिया मतलब 13, सीटेट दिया मतलब 13, समझ रहे हो। लेकिन CGPS या व्यापा मिस्टेट के लेवल आए मतलब 11। तो 11 कैसे में हो गया जी, हमारा इस दोनों को हटा देते हैं, अंग और अहा को हटा देंगे, तब क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये हमारा 11 हो जाएगा, है ना भाई। इसको हटा देते हैं, इसको हटाने से ये 11 हमारा क्या हो जाएगा, इतना टोटल आप लोगों का मानक रूप से स्वर वर्ण हो जाएगा। अब ये री कोई अर्थ अर्थ नहीं देता, ठीक है, री कोई नहीं अर्थ देता, उससे अच्छा र को लगा देता है, या तो आधा र को लगा देता है, या आरेप का मात्रा लुंठित वर्ण लगा देता है। री का कोई प्रयोग नहीं होता बोलते हैं अर्थ में, इसीलिए अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए फिर पूछा जाता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है करके पूछा जाएगा। तो री को हटा देंगे, किसको हटा देंगे जी, री को हटा देंगे। तो री को हटा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, 10 बस, ठीक है। तो ये समझ में आया स्वर वर्ण, ठीक है, ये स्वर वर्ण है। केवल अभी इतना समझे हैं ना, अभी तो इसको बांटना है पूरा, अभी पूरा सुबड़ा साफ करना है इसका भी, ठीक है। ये हो गया स्वर वर्ण हो गया। अब व्यंजन वर्ण आते हैं। ये जो हमारा अंग और आहा जो निकला हुआ है, ये अंग और आहा जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों का अनुस्वार और विसर्ग। क्या बोलते हैं जी, अनुस्वार व विसर्ग। तो अयोगवाह की संख्या कितना है, 2। अयोगवाह की संख्या कितना है जी, 2। एक है हमारा अंग के मात्रा, एक है हमारा अहा का मात्रा, ठीक है। अंग के मात्रा को बोलते हैं अनुस्वार और अहा के मात्रा को बोलते हैं विसर्ग। क्लियर है। जैसे कि CGPSC में 2018-19 में आप लोगों को पूछा गया था अंगूर में कौन सा शब्द है, ठीक है, पूछा गया था अंगूर में कौन सा शब्द है, पहचान कीजिए करके। अंगूर में कौन सा शब्द है, पहचान कीजिए करके पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में था आप लोग का अनुस्वार, ऑप्शन में था विसर्ग, ऑप्शन में था आप लोगों का स्वर और व्यंजन और स्वर। तो इसको बताओ जी क्या होगा, अनुस्वार, ठीक है। ऐसे नहीं तो वो पूछ देगा इसमें से कौन से ऐसा शब्द है जो अनुस्वार है, अंग के मात्रा गु रा इनमें से कोई नहीं है ना भाई। तो अंग उसमें का शब्द है करके पूछ देगा, कौन सा शब्द हमारा अनुस्वार है करके पूछ देगा, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, अंग के मात्रा। समझ रहे हो, कुछ भी पूछ देगा, क्या करोगे, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना भाई। ये हो जाएगा। तो ये अयोगवाह से। फिर हम लोग आते हैं आप लोगों का, आ जाते हैं जी व्यंजन वर्ण में। किसमें आ जाते हैं, व्यंजन वर्ण में, ठीक है। स्वर वर्ण समझ में आया, अयोगवाह समझ में आया। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो देखो व्यंजन वर्ण क्या है, बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण, ठीक। स्वर वर्ण का परिभाषा क्या हो गया, हाँ, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके। उच्चारण को आप लोग बोलना, ठीक है। अभी मेंस नहीं दे रहे हो आप लोग, अच्छा व्यवस्थित बनाने की कोई जरूरत नहीं, पहले समझ तो लो, है ना। ऐसा वर्ण जो आराम से बोल सकते हैं, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण, ठीक। स्वर वर्ण ये बोल लेना, ठीक है। बाकी तो नोट से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक उच्चारण करते हैं आ जाएगा, है ना। अब याद रखना तो व्यंजन वर्ण क्या है, देखो तो व्यंजन वर्ण याद रखना जी, ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है, ठीक है। बिना स्वर के व्यंजन का कोई गुंजाइश नहीं, स्वर है तब व्यंजन है, समझ रहे हो ना, याद रखना। तो ऐसा वर्ण जो किसके सहायता से बोला जाता है, हाँ, ऐसे वर्ण जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है, बोलो तो और ज्यादा बेस्ट लगेगा, लेकिन अब समझो तो जरा, है ना। सहायता से बोला जाता है क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है जी, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है। ये अब व्यंजन वर्ण है तो जैसे कि किसके सहायता से बोल रहा है, ये स्वर के सहायता से। स्वर तो हमारा ये है अ,
है ना भाई। स्वर तो हमारा ये है, तो क्या इसे में ये सहायता कर रहा है, ये हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है ना भाई। टोटल हम लोग परंपरागत 13 स्वर देखे हैं देखने को। तो कैसे में मदद कर रहा है, आइए देखते हैं कैसे मदद कर रहा है ये, है ना भाई। मान के चलो हमारे पास है क, हमारे पास है ख, हमारे पास है फ, हमारे पास है र, हमारे पास है गा, हमारे पास है गी, हमारे पास है स। समझ रहे हो, ये सब क्या है, हमारा व्यंजन वर्ण है, सब क्या है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो क्या ये क हमारा स्वर वर्ण है, नहीं, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण कैसे में है, स्वर वर्ण के सहायता से बोला जा रहा है। तो क बराबर क्या हो जाएगा जी, क बराबर हो जाएगा हमारा आधा क कहते हैं इसको, प्लस इसमें आधा क्या पूरा आ देंगे, तब क्या बन जाएगा क। तो स्वर के सहायता से बोले तब क्या कहलाया, क, है ना भाई। तो क हमारा एक व्यंजन वर्ण है। ख भी बोलेंगे तो लास्ट में ख आ रहा है ना भाई। तो ख प्लस अ क्या हो जाएगा, ख। फिर हो जाएगा हमारा फ, फ प्लस अ क्या हो जाएगा, फ। ये हो जाएगा र प्लस अ क्या हो जाएगा, र। ठीक है, जो मूर्ख लोग रहेंगे रा पढ़ देगा, जो अपने आप को नहीं पढ़ रहे कम पढ़े रहेगा। मैं ज्यादा होशियार हूँ वर्णमाला में करके, जो वर एक्टिंग मारते रहता है ना, पेपर नहीं निकलता वैसे लोगों का। ठीक है, फिर भले गलती मत रहे, मेरी ही गलती है बोल दो ना, क्या दिक्कत हो जाएगा, कौन सा मारा आप लोग को जेल जा रहा है। अपने आप को जो हीरो समझ रहे हैं वहां पर समझने दो ना भाई। हाँ, जब आज 97-98% वाला घूम रहे हैं, और जो 60% लाया तो पढ़ाई लिखाई कोचिंग करके आज IAS से तैयारी कर, तो IAS बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, और 97% वाला राजश्री खा रहा है वो एक्टिंग मार मार के। मैं लाया था इतना, जाना नौकरी कर, लाया था तो मुकाबला कर उस व्यक्ति का, तब बोलना, ये होता है। तो गा में याद रखना जी, ग प्लस आम के आ, ठीक है। गी में ग प्लस बड़े ई, ठीक है। स में स प्लस अ। तो हम लोग सब स्वर के सहायता से बना रहे हैं। तो स्वर के सहायता से बोला जाने वाला या बोला जाता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण होता है ना भाई। तो याद रखना व्यंजन वर्ण सारा हमारा टोटल जो हमारा 29 आप लोग का 38 39 40 जितना भी हमारा व्यंजन वर्ण होता है 39, वो सब किसके सहायता से बोला जाता है, स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है। तो स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या बताया गया था 13, तो इसका सामान्यतः व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, है ना भाई। 39 हो जाएगा ना, 39 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो इस 39 को भी बांटना पड़ेगा हमें, पहले तो बना लेते हैं, ऐसे 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 पढ़ना है करके, तब समझ में आएगा। चलो आइए ओवरव्यू बनाते हैं। स्वर समझ में आ गया, व्यंजन समझ में आ गया। डायरेक्ट मैं स्वर को पूरा तोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं पहले पूरा 52 को तोड़ देता हूँ, फिर ऑटोमेटिक सब बन जाएगा, है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू बना लेते हैं, इसमें कैसे पढ़ते हैं इसको। तो चलो जी देखते हैं, पूरा 52 वर्णों का पूरा विभाजन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्वर वर्ण आता है ना, स्वर वर्ण। इसके बाद व्यंजन वर्ण, इसके बाद अयोगवाह, अब छोड़ो उसका अयोगवाह, इधर ला देंगे उसको स्वर वर्ण में। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन ही तो है। हाँ, स्वर वर्ण में देखा है तो संख्या परंपरागत रूप से कितना है, 13, इसमें कितना बच जाएगा, 39। समझ में आ रहा है ये। ठीक, अगर हम बात करेंगे, अब इसमें समझना ध्यान से ना, यहीं पर पूरा खेला है। ये स्वर वर्ण की संख्या 13, व्यंजन वर्ण की संख्या 39। एग्जाम के पैटर्न में कैसे कैसे पूछा जाता है ये बात पता है। परंपरागत के रूप से 13, सामान्य या मतलब मानक या मुख्य या उच्चारण के रूप से 11, अर्थ के आधार पर 10। ये बात क्लियर है, ये तो पता चल गया है ना, स्वर वर्ण पूरा पता चल गया है ना भाई। तो जिसमें आप लोग को याद करके रखना है किसको, अयोगवाह को। ठीक है, किसको याद करके रखना है, अयोगवाह। अयोगवाह में बस ये बात याद रखना, एक है अंग के मात्रा और एक है अह का मात्रा। इसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है जी, बाकी आप लोग का जो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग का जो टोटल ये जो बच जा रहा है आप लोग का री तक, री को भी करना है ना, जैसे कि अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री भी लिख सकते हो, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह, है ना भाई। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सभी स्वर वर्ण हो जाएगा। बाकी उधर जान चुके हो, ये खत्म है। ठीक है, अब इस सब को हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अलग से उत्पत्ति के आधार पर, अलग से पढ़ेंगे इसको हम लोग आप लोग का उच्चारण के आधार पर, शरीर के अंग के अनुसार, श्वास लेने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, इसको पूरा पढ़ेंगे स्वर वर्ण को। जितना स्वर को बांटे हैं उतना व्यंजन को भी बांटना पड़ेगा। ये तेरा समझ में आया कहाँ कहाँ पर क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। ये टोटल कितना हो गया हमारा 13। 13 के बाद क्या आता है 14। 14 नंबर में वर्ण में कौन सा शुरू होगा, का शुरू होगा। ठीक है, का शुरू होगा। तो देखो एग्जाम में पूछा गया था आप लोग का एसएससी एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था जी, देखो तो यहाँ पर मुख्य व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर संख्या कितना है 39। 39 को हम लोग दो भाग में और तोड़ देते हैं। एक को मैं कर देता हूं 35, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, पूरा इस जो 35 है ना, इस पूरे 35 को हम लोग कहते हैं, आप लोगों का पूरा 35 को कहते हैं जी मूल व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं, मूल व्यंजन वर्ण, या इसी को बोल देते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, मतलब ह्रस्व व्यंजन वर्ण, इसी को मूल कह देते हैं, या इसी को क्या कह देते हैं मुख्य। और जितना भी स्वर पढ़े हैं हम लोग, स्वर स्वयं में मूल होता है। क्या होता है, मूल होता है। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दूसरों को इसकी आवश्यकता होती है। वो स्वयं में मूल है। मैं खुश हूं, तुम लोग को कहीं ना कहीं आओगे मुझे खोजोगे, समझ रहे हो ना। ऐसा है उन लोग का पूरा, ये सब स्वयं में मूल है, किसी की जरूरत नहीं इन लोग को। ठीक है, लेकिन इन सभी को इन लोग की जरूरत है। ठीक है, तो यह मूल ह्रस्व मुख्य कहा जाता है। तो व्यंजन वर्णों के मूल संख्या कितना है 35। ठीक है, और ये 35 ना रहे तो हमारे स्टेट में, ये सेंट्रल में 35 लेना, स्टेट में लेना पड़ेगा आप लोगों को। दो भाग में पीर तोड़ दो, 33 प्लस 2, 33 को मुख्य मानना पड़ेगा। तो सर ये 2 को क्यों नहीं मानते, तो 2 को इसलिए नहीं मानते जी 2 फोर द्वि, द्वि फोर गुण, जो 2 गुण बताएगा उसको द्विगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं। 2 शब्द ऐसा है इसमें जो ना तो डमरू के ढा बन पाता है, ना ढक्कन के ढा, ना तोड़हा ना तोड़हा, वो दोनों को निकालना पड़ेगा हमें। जैसे कि मान के चलो इस 2 को हम लोग कहते हैं जी, आप लोग देखो ये 33 हमारा मुख्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुख्य, मूल या ह्रस्व व्यंजन वर्ण स्टेट लेवल, या पूछ देगा मूल व्यंजन वर्ण 35। आ रही बात समझ में। 33 हमारा अभी एग्जाम में पूछ रहे 33 लगाना, समझ रहे हो। तो फिर 2 बच गया, तो 2 क्या है, इस 2 को जी हरदेव बहारी जी ने, किसने, हरदेव बहारी जी की किताब आती है, हरदेव बहारी जी ने इसको क्या कहा पता है, द्विगुण कहा। क्या कहा, द्विगुण कहा। द्वि का मतलब 2, गुण का मतलब क्वालिटी है ना। तो वो 2 क्वालिटी क्या है इसका, जो इसको द्विगुण कहा जा रहा है। ये द्विगुण दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, उच्छिप्त नाम दिया है। क्या नाम दिया है जी, उच्छिप्त। तो किसे उच्छिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, वही 2 को कहते हैं। तो वो 2 क्या है, जानने की जिज्ञासा हो रहा है ना भाई। तो देखो वो याद रखना, वो 2 है आप लोगों का, एक डमरू के ड, एक ढक्कन के ढ। डमरू के ड और ढक्कन के ढ के नीचे में बिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ढ़ा और ढ, है ना। ढाबा लिखाता है, वो लोग अनपढ़ लोग ढाबा लिख के रखता है। गलत है कि सही, गलत है ना। अब क्या समझाओगे उसको। तो फिर तो देखो जी, तो यही दोनों को क्या कहा गया है, हमारा द्विगुण कहा गया है। द्विगुण मतलब केवल ये 2 ही गुण देगा। क्या देगा, 2 ही गुण देगा। एक गुण देगा, एक और गुण देगा, 2 गुण देगा। तो 2 गुण क्या है, केवल 2 ही जगह अपना क्वालिटी बता पाएगा, बाकी दुनिया में कहीं जगह उसका नहीं चलेगा। या तो इसका मध्य में चलेगा, या तो इसका अंत में चलेगा। और जब और चल जाएगा ना तो मेरे को बताना सर और चल रहा है करके, आप लोग को पैसा दूंगा 55,000। देखो वो मध्य में काम आएगा और अंत में काम आएगा। ठीक है, और जब वो कभी और दूसरे जगह काम आ जाएगा ना तो वो हमारा हिंदी शब्द नहीं होगा, वो दूसरा शब्द बन जाएगा, या तो संस्कृत बन जाएगा, या तो उर्दू बन जाएगा, समझ रहे हो, या तो फारसी बन जाएगा। तो ये 2 ही जगह काम आता है। एक कहां पर आएगा, मध्य में, और एक कहां पर आएगा, अंत में। देखना तो
बताओ, कुछ भी बोलो, या तो मध्य में आएगा या तो अंत में आएगा। पढ़ना, उस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। बताओ कहां पर आ रहा है जी? अंत में आ रहा है। छत्तीसगढ़ कहां पर आ रहा है? अंत में। हथकड़ी कहां पर आ रहा है? अंत में। अंत में आएगा या तो बीच में आएगा, दूसरे जगह नहीं आएगा। इसीलिए केवल अंत में या मध्य में उपयोग होने वाला ये क्या है, हमारा वर्ण है, व्यंजन वर्ण। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा गया है जी? दो ही जगह होता है, इसलिए द्विगुण कहा है। और ये दिखाई नहीं देता। डमरू के डा, ढक्कन के डा भी यही है, लेकिन बिंदु नीचे में लगाते हैं, तो उच्छिप्त कह दिया इसको। हरदेव बाहरी जी ने क्या कह दिया? उच्छिप्त। तो याद रखना ये ढ़ और ढ है ना। पढ़ना, लड़ना, लड़ना में भी आ रहा है देखो। चढ़ना, पढ़ना, गढ़ना, सब में आ रहा है ना, मध्य में या अंत में। हाँ, तो यही केवल दो ही जगह प्रयोग होने वाला चीज है, इसीलिए दोनों को द्विगुण के नाम से जाना जाता है। बाकी कितना बचा है? 33। 4 को पहले खत्म कर दूं। देखो, यह मूल या ह्रस्व मुख्य व्यंजन वर्ण कहलाता है ना। मूल, ह्रस्व या मुख्य व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो यह मूल को पहले याद रखना आप लोग। क्या याद रखना? मूल को, है ना भाई। मूल को याद रखना। देखो मूल, तो मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 35 या 33। कब 33 लेना है? स्टेट में। कब 35 लेना है? सेंट्रल में। एक साथ होगा तो चुपचाप लगाना 33। समझ रहे हो? ये क्योंकि तो द्विगुण है, पता है, प्रूफ कर देंगे अपन। चलो बताओ, लड़ देंगे हाई कोर्ट में, तो क्या, अपने को पता है ये। तो हरदेव बाहरी की बुक लेकर जाएंगे सबको, मीना कुमार पाठक की बुक लेकर। तुम बताओ क्यों ले रहे हो? वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना भाई। तो इसलिए 33 लगाना। नहीं रहेगा तो आंसर तो दिख ही रहा है ना भाई। ठीक, अब ये द्विगुण हो गया। इसको मूल व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं इसको। अभी अपन पढ़ नहीं रहे ना, केवल समझ रहे हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण याद रखना, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। और ये हमारा मूल व्यंजन वर्ण या ह्रस्व या मुख्य व्यंजन वर्ण। ठीक है, मैंने लिखा हूं उसको। तो याद रखना, संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण जो अलग अलग व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाला नया वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। अलग अलग व्यंजन वर्ण जुड़ेगा। ठीक है, अलग अलग व्यंजन वर्ण कैसे में जुड़ेगा? अब तो दिमाग खराब हो गया। देखो, हाँ हाँ, वही वही। ठीक, चलो आ जाओ। ये हो जाएगा आप लोग का पहला, हो जाएगा हमारा, याद रखना जी, ये हो जाएगा पहला आक्ष। ठीक है, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा स्र। ये चारों को क्या माना गया है? संयुक्त व्यंजन वर्ण माना गया है। ठीक है, संयुक्त बोलने से अलग अलग का मिलन। ठीक है, चाहे वो लड़का या लड़की मिलन हो, संयुक्त है। चाहे अलग अलग व्यंजन हो, वो संयुक्त है। चाहे मादा नर हो, संयुक्त है। लेकिन सेम सेम मिलेगा, वो संयुक्त नहीं है। भले वो दीर्घ बन जाएगा, मेरे जैसे एक और धनंजय तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा, एक शक्तिमान में और ताकतवर बन जाएगा, वो दीर्घ बन जाएगा, लेकिन संयुक्त नहीं बनने वाला। जैसे कि अ और अ को मिलाएंगे तो बड़ा आ, आम क्या बन जाएगा? वो दीर्घ कहलाएगा, बड़ा बन गया। आओ तो मैं सेम सेम हूँ, लेकिन अलग अलग को मिला देंगे तो, जैसे कि अनार के अ और इमली के ई, तो ए बन जाएगा, एड़ी के ए। समझ रहे हो? एड़ी के बन जाएगा, वो अलग, वो भी ताकतवर, वो अलग अलग से बना हुआ है, वो संयुक्त हुआ है, और ये दीर्घ हुआ है। तो समझ रहे हो? ऐसा वो पढ़ेंगे स्वर वर्ण में। पहले व्यंजन वर्ण को समझो। तो इसमें हमारा आक्ष, आक्ष जो छत्रिक छ बोलते हैं, ये बनेगा जी हमारा क प्लस स। ठीक है, क प्लस स, ये पूरा स रहेगा। ठीक है, ये आधा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अक्ष, हो गया। फिर त्र, त प्लस र, त्र। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ज्ञ, बताओ बता दो। चल बता जी। मैं तो होशियार।
ऑप्शन में वही दूंगा तो ही जैसन मारेगा, नहीं पढ़े रहेगा तो कभी जिंदगी में समझे कोई इंसान जाएगा इसमें। इया, ज प्लस इया, इसीलिए बार बार गिया को पूछा जाता है। ठीक है, जिया उसको रियल में जिया कहते हैं। जिया आप ज्ञानी के गा, ज्ञानी का बोलते हो, रियल में यानी लिखाता है वो, जियानी, वही उसका सही उपाधि। हम ओखली के ओ बोलते हैं ना, वो ओखली के ओ नहीं है, वो ओखली के औ है। औ, ओखली के औ, वो ओखली के ओ नहीं है, ओखली के औ है वो। ठीक है, औरत है, औरत, औरत नहीं होता, औरत है वो, ये शुद्ध हिंदी है। इन क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं बाटलर, क्या करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सरा, देखो ये दोनों से बनेगा, ये बनेगा स प्लस र, ये ऑप्शन में नहीं दिखे तो शक्कर के स प्लस र, ये आंसर लगाना। ठीक है, दोनों रहे तो किसको आंसर लगाओगे, स प्लस षटकोण के सरा को। एग्जाम में पूछा जाता है, इसका क्रम को पूछ देता है, क्रम को, तीनों स को बताओ तो क्रम से कौन सा पहले आएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, षटकोण के स, गलत, तो नहीं के सा मतलब ये, फिर षटकोण के सा, फिर ये क्रम से पूछा था, ये भी टेट पूछ चुका है, बताओ। ठीक है जी, तो याद रखना। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब संयुक्त व्यंजन और समझ में आया, 4 है उसकी संख्या, चारों खत्म, 2 था, 2 खत्म, बच गया 33। आइए 33 को देखते हैं। 33, ठीक है, ये 33 बचा है, बाकी सब खत्म कर दिए। 33 को हम लोग फिर 3 भाग में कर देते हैं अलग से। एक बार मैं लिख देता हूं 25, एक बार लिख देता हूं मैं 4, फिर लिख देता हूं 4। ठीक है, पहले समझ लेते हैं किसको, 25। ठीक है, 25 जो वर्ण हमारा दिखाई दे रहा है, तो इस मुख्य वर्ण में से 25 को हम लोग निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं जी हम लोग स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। याद रखना, स्पर्श व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन का नाम पड़ेगा वर्गीय व्यंजन, स्क्वायर वाला, वर्ग वाला। ठीक है, इसी स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों वर्ग का व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसको 5 के वर्ग में बनाएंगे। कितने को, हाँ 5 के वर्ग में बनाएंगे तो 5 पछे 25 है ना भाई, तब इसको 5 के वर्ग में बना देते हैं। चलो 5 के वर्ग में बनाओ तो ये हो जाएगा हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। ठीक है जी, 1 2 3 4 और 1 5, 5 वर्ग हम इसको बना देते हैं, है ना भाई, 5 वर्ग हम बना देते हैं। तो चलो 5 वर्ग हम बना देंगे तो हमें संख्या की वजह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला बन जाएगा हमारा, स्पर्श व्यंजन में 25 को देख रहे हैं तो पहला बनेगा क वर्ग। क्या बनेगा जी, पहला क वर्ग। कहाँ से खत्म हुआ सा, अह में खत्म हुआ था। ठीक है, अह में खत्म हुआ था, शुरू करते हैं क से। तो चलो क में आ जाओ, क ख ग घ अंग, अंग, समझ रहे हो, बच्चे की तरफ पढ़ाई करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, अंग है, अंग, ये अंग है। ठीक है, वो अड़हा नहीं है। हाँ, डमरू के डा, अड़हा और अंग तीनों अलग। हाँ, ये हमारा पढ़ता है, ये किसमें पढ़ेगा पता है, चंगा। भले उसमें अंक का मात्रा रहेगा, वो अंक का मात्रा है, वो चंगा वाला में उसको आधा अंक करेंगे चल जाएगा वो। ठीक है, वो हमारा संस्कृत में लिखाता है वो। ठीक है, चलो क ख ग घ अंग, 5 खत्म। कहाँ पर खत्म हुआ, अंग, तो कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग। तो मैं लिख देता हूं च वर्ग, च वर्ग लिख दिया, च वर्ग, च छ ज झ इया। क्लियर है, ये बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं, आप लोगों का कहां पर खत्म हुआ एक बार देखो तो, इया। इया के बाद क्या आ जाएगा, ट। ट के बाद हम क्या बोल सकते हैं इसको, ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ आड़ा। ठीक है, आड़ा, ये हो गया। अब कहां पर खत्म हुआ है जी, आड़ा। आड़ा के बाद खत्म हुआ है तो त, तो क्या हो जाएगा त वर्ग।
तो त, थ, द, ध, न, कहां पर खत्म हुआ? न। न के बाद आ जाओ प, कौन सा वर्ग बन जाएगा? प वर्ग। प, फिर फ, फिर ब, फिर भ, फिर म के बाद क्या आएगा? य। वो य को 4 मिलेंगे इधर, य रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। फिर वह के बाद क्या आ जाएगा? श स स ह, फिर वो इसमें ह में चारों को ले लेंगे। फिर ह के बाद अक्षत्र अड़ियड़सरा, फिर खत्म। समझ रहे हो बात को? तो ये टोटल हमारा इस सबको एक साथ क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आज समय को देखना मत, आज देखना नहीं, समझ के आ जाए। ठीक है। ये तो अब बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है करके पूछा जाता है, 25। और इसको क्या नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन। सब वर्ग में कितने के वर्ग में है? 5, इसीलिए इसको क्या कहते हैं जी? और हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। लास्ट में दिखाई दे रहा है सब 1 2 कौन से वर्ग में है? सब 5वें वर्ग में है, इसीलिए इसको पंचमाक्षर कहते हैं। कौन से वर्ग में है? 5वां में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पंचमाक्षर कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है। ये नाक और मुंह दोनों के सहायता से बोलते हैं, इसलिए अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। अनुस्वार वर्ण स्वर भी होता है, अनुस्वार व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर को। अब देखो, और इसका अलग नाम, क वर्ग को हम लोग अलग से और नाम जानते हैं। ठीक है जी। क को अलग से हम लोग, आप लोग का बता दूं मैं, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं जी कंठव्य। क वर्ग को क्या कहते हैं? कंठव्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंठव्य। तो कंठव्य क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। कंठ किसको कहते हैं? इसे कंठ कहते हैं, ये कंठ, ये कंठ है वो। चलो, क वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं जी? कंठव्य कहते हैं। याद करते चलना आ जाए, ठीक है। कंठव्य, क वर्ग को बोलते हैं कंठव्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम कंठ के सहायता से उच्चारण करते हैं, कंठ के सहायता से बोला जाता है। क वर्ग को कंठ के सहायता से बोला जाता है, इसलिए कंठव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठव्य। बोल के देखो, जब तक कंठ का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप लोग क ख ग घ अंग नहीं बोल पाओगे। क, ख, ग, घ, अंग सब कंठ में आ रहा है। इसको देखो, द आ रहा है क्या? द कंठ में आ रहा है? ब आ रहा है क्या कंठ में? नहीं आ रहा है, लेकिन ये केवल 5 ही आएगा। इसीलिए कंठव्य कहा जाता है। अब च वर्ग में आ जाओ। च वर्ग में देखो, है ना भाई? तो च वर्ग में देखेंगे, च वर्ग, ये अपना च वर्ग को और क्या नाम से जाना जाता है? तो च वर्ग को हम लोग तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तालव्य। तालु किसको कहते हैं? तालु, जीभ के ऊपर। बिना तालु के सहायता से बोल पाओगे क्या इसको? नहीं। तो तालु के सहायता से बोले जाने वाला वर्ग च वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य।